जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में स्वागत है। आज की यह वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की इतिहास की एनसीईआरटी का अध्याय 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमने इससे पहले अध्याय 1 पढ़ लिया है जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हमें आशा है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, वो उसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप यह एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठे, जिससे आपको समझने में आसानी हो और जब भी आप अपना रिवीजन करें तो आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उससे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब आगे आएगा आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अर्थात हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप पर लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज के समय में हम उन मानवों को आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक का मतलब वो होता है जो आखेटक मतलब जो शिकार करता था, और खाद्य संग्रह मतलब जो खाना इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करके रखते थे, वो इन्हें खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अगर वो एक ही जगह पर रुकते थे तो वहाँ की जो भी संपदा थी, वन संपदा थी, उन्हें वो खत्म कर देते थे। अब आगे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण यह था कि जो जंगली जानवर थे या फिर पालतू जानवर भी जो थे, हिरण वगैरह, जो ऐसे जानवर थे जो घास फूस खाते थे, ऐसे जानवर भी अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये उनके शिकार के लिए या उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तीसरा कारण यह था कि जो पेड़ पौधे थे उनमें जो फल फूल लगते थे वो अलग अलग मौसम के हिसाब से लगते थे, इस कारण से भी यह लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता हुआ। चौथा कारण यह था कि जो पानी सभी प्राणियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्राणी को जीवित रहना है तो उसे पानी की आवश्यकता है तो होती ही है। ऐसी कुछ नदियाँ व झीलें हैं जिनमें हमेशा पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जिनमें पानी सिर्फ बारिश के बाद ही आता है। तो ऐसी नदियों के किनारे रहने वाले व्यक्ति जो थे, ऐसी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी की कमी होती थी, वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो हमने यह देख लिया कि अतीत में, प्राचीन समय में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाता था। इसके प्रमुख 4 कारण थे। पहला कारण जो था वह था कि ये भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा कारण था कि ये जानवरों को पीछा करते हुए जाते थे। तीसरा कारण यह था कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल लगते थे, उनकी प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। चौथा कारण यह पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब जो आगे है वह है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं
कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो हमें इसके बारे में जानकारी इस प्रकार मिलती है कि जो पुरातत्वविद जो है उन्हें प्राचीन समय की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिससे इनके बारे में आसानी से जाना जा सकता है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग ऐसे लोग करते थे। यह संभव है कि इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, जानवरों की हड्डियों और लकड़ियों के औजार बनाए हों। इनमें से जो पत्थर के औजार थे वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो हमें जो हथियार मिले हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन औजारों का उपयोग यह फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए करते होंगे। साथ ही साथ जो लकड़ियां हैं, लकड़ियां उस समय ईंधन का एक साधन थी। लकड़ी का प्रयोग ये ईंधन के रूप में करते थे तथा लकड़ियों से झोपड़ियां और औजार बनाने में भी उसका काम लिया जाता था। अब हमें जो चित्र दिख रहे हैं वह पत्थर के औजार हैं। इसमें बताया गया है, इन चित्रों में बताया गया है कि किस तरीके से पत्थर के औजार का ये उपयोग करते थे। अब यहाँ पर बाईं तरफ लिखा हुआ है पत्थर के औजारों का उपयोग। जो बाया चित्र है इसमें इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इस चित्र में दिखाया गया है कि जो पत्थर का औजार था इसका उपयोग खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। वो दाएं चित्र में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और जो दाएं तरफ जो चित्र दिखाया गया है उसमें जो औजार है उसका उपयोग कपड़े सिलने के लिए किया जा रहा है और ये कपड़े जानवरों की खाल से बने होते थे। जब हम आगे पढ़ते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। अब हमें यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों को होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा और भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अगर हम मानचित्र 2 को देखेंगे तो इसमें हमें कुछ संकेतक दिख रहे हैं। ये जो लाल कलर का त्रिकोण है यह पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल है। ये जो पर्पल कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं यह नवपाषाणकालीन स्थल है। जो गोल हरे कलर का गोल दिख रहा है यह महापाषाणकालीन पूरा स्थल है। और जो डायमंड शेप का दिख रहा है चौकोर, ये आरंभिक गांव है। और जो स्टार है वो आधुनिक नगर दिख रहे हैं। जो लाल त्रिकोण वाले स्थान दिख रहे हैं वहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। सिर्फ इतने ही स्थल नहीं है, इसके अलावा भी कई स्थल है जो इसमें दिखाए नहीं गए हैं। ये कुछ खास गिने चुने स्थल दिखाए गए हैं। जो ऐसे पूरा स्थल थे वह नदी और झील के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। उस समय जब पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे तो उनके लिए पत्थर के औजार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते थे। पत्थर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। इस कारण से वो ऐसी जगहों का चुनाव करते थे जहाँ पर उन्हें आसानी से पत्थर प्राप्त हो सकें। अब इसमें एक चित्र दिखाया गया है। यह सेल चित्रकला का उदाहरण है। यह चित्र भीमबेटका की गुफा में पाया गया है। इसमें बाईं तरफ लिखा हुआ है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में एक स्थान है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। जो नीचे जो गुफाएं दिख रही है, नीचे का जो चित्र दिख रहा है जिसमें ये जो गुफाएं पत्थर की दिख रही है, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक पूरा स्थल है। यहाँ से कई सारी गुफाएं और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में रहते थे। जो आरंभिक मानव था, जो प्राचीन काल में जो मानव थे वह इन्हीं गुफाओं में निवास करता था। वो इन गुफाओं में इसलिए निवास करते थे क्योंकि यहाँ से बारिश, धूप, जानवरों से, इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता था। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। अब हम दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है सेल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है। जो सेल चित्रकला है इसमें हमें क्या पता चलता है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसके दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे उसे सेल चित्रकला कहा जाता था। जो मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया हुआ मिलता है। अब पूरा स्थल, पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जहाँ से हमें प्राचीन समय के औजार, बर्तन और इमारतें मिलती है उस स्थान को हम पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जो प्राचीन समय में जो औजार, बर्तन और इमारतें बनाई गई थी वह उस समय के लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए किया था। उनका निर्माण लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए किया था। लेकिन बाद में जब वह किसी स्थान
पे गए होंगे, वहाँ से जब उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन किया होगा तो वे अपने साथ उन सामान को नहीं ले गए, वह उन्हीं जगह पर रख गए। तो ऐसे स्थलों को हम पुरा स्थल कहते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। जो ऐसे स्थल होते हैं ये जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर या कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ये जो पुरा स्थल है इनके बारे में और अच्छे से हमें अगले अध्याय में पता चलेगा। अब आगे है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13। अब जो एनसीईआरटी का पृष्ठ 13 है उसमें हमें मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढनी है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो जो मानचित्र 2 पर हमें जो कुरनूल गुफाएं दिख रही है, इन्हीं कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष हमें मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर को माना जाता है। तो जो इस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस काल को पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम दिए हैं। आरंभिक काल जो है उसे पुरा पाषाण काल कहा गया है। पुरा पाषाण काल 2 शब्दों से बना है। पुरा जिसका अर्थ है प्राचीन और पाषाण जिसका अर्थ है पत्थर। जो प्राचीन समय के जो औजार मिले हैं उनमें जिस तरीके से पत्थरों का प्रयोग हुआ है, उस आधार पर इन्हें पुरा पाषाण काल कहा गया है। पुरा पाषाण काल का जो कार्यकाल है, उसका जो समय है, लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। मतलब 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल BC ईसा पूर्व से लेकर उसका कार्यकाल 10,000 ईसा पूर्व तक चला हुआ पुरा पाषाण का कार्यकाल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। जो मानव इतिहास के लगभग 99% 99% कहानी जो है वह इसी काल के दौरान घटित हुई थी, क्योंकि इसी में व्यक्ति किस तरीके से व्यक्ति का विकास हुआ। जैसे कि कहा जाता है कि व्यक्ति पहले बंदर था, तो वो बंदर से मानव किस तरीके से बना, यह सभी घटना इसी काल में घटित हुई थी। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव इतिहास का जो 99% का जो हिस्सा है वो इसी काल में घटित हो गया था। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। फिर जब कुछ समय बाद पर्यावरण में बदलाव आया, जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद जो काल शुरू हुआ उस काल को हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। तो जो इस समय के औजार थे वो छोटे होते थे। जो पुरा पाषाण काल के जो औजार होते थे उसके मुकाबले में इस काल के जो औजार थे वो छोटे थे। इस कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो जो इस समय के जो औजार मिले हैं उनमें लकड़ी और हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे और इसके हंसिया और आरी जैसे औजार हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिले हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार और भी इस दौरान बनाए जाते थे और साथ साथ जो पुरा पाषाण काल में जो औजार चलते थे वो भी इस समय बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। फिर जब पुरा पाषाण युग खत्म हुआ, फिर जब मध्य पाषाण युग खत्म हुआ, उसके बाद जो अगला युग चालू हुआ जो लगभग 10,000 साल पहले हुआ था उसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का क्या मतलब होता हुआ, यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके नाम क्या रहे होंगे। हमें इस अध्याय में और जो बाकी के अध्याय भी है उनमें जो प्राचीन स्थलों के जो नाम मिलेंगे वह इस समय के हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस समय उन स्थानों को किस नाम से जाना जाता होगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो लगभग 12,000 साल पहले जो कि मध्य पाषाण युग था, उस समय ऐसा हुआ कि गर्मी एकदम से बढ़ने लगी। गर्मी के बढ़ने के कारण जो घास वाले मैदान थे वो बनने लग गए। घास वाले मैदान बनने के कारण जो कि ऐसे जानवर थे जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, जैसे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय,
इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे लोग इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो इस समय जलवायु में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान विकसित हुए। घास के मैदान विकसित होने के कारण पालतू जानवर जो थे, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, ऐसे जानवर जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, इनकी संख्या बढ़ी। अब जब इनकी संख्या बढ़ी तो ऐसे लोग जो इनका शिकार करते थे या जो खाद्य संग्रह करते थे वो इनके पीछे आने लगे। इनके पीछे आने के बाद उन्होंने इनके खाने पीने की जो आदत थी वो इनके प्रजनन का समय था, इनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने उन जानवरों को पकड़कर पालतू बनाने के बारे में सोचा। इसी समय से जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथ ही इस काल में मछली जो थी वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सोचने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। तो इसी दौरान उप महाद्वीप में एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि गेहूं, जौ और धान जैसे जो अनाज थे वो प्राकृतिक रूप से उगने लग गए। इसी समय उप महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि जो गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने लग गए, उगने लग गए। और जो महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे, इन लोगों ने इन्हें बटोरना शुरू कर दिया। फिर इसका धीरे धीरे भोजन में प्रयोग होने लग गया। उसके बाद इन लोगों ने यह सीखा कि किस तरीके से ये फसल उगती है, वो कब पककर तैयार होती है। तो इस तरीके से कृषि का प्रारंभ हो गया। वो यह लोग कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। जब ये कृषक बन गए तो इन लोगों ने क्या करा कि घास का उपयोग पशुओं को पालतू बनाने के लिए करने लग गए। इन्होंने घरों के आसपास अपनी घास रख दी, जिससे पालतू जानवर जो थे वो इनकी ओर आकर्षित हुए, वो इनके पालतू बन गए। सबसे पहले जो जंगली जानवर था जो पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, मतलब वो कुत्ता था। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। तो यहाँ आपके पास एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने तथा अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो बसने की प्रक्रिया का अर्थ है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया। मतलब जो लोगों द्वारा जो पौधे उगाने की प्रक्रिया थी या फिर जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। जो लोगों द्वारा पौधे अपनाए गए और जो जानवरों को अपनाया गया, जिन्हें पालतू बनाया गया, वह जानवर जंगली पौधों और जंगली जानवरों से भिन्न होते हैं। यही वजह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। अब अगर हम उदाहरण देखें तो लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना बहुत कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़ा अनाज प्राप्त होता था, जिसके दाने बड़े होते थे, जिससे आसानी से अनाज पैदा किया जा सकता था। और लोग ऐसे अनाज का चयन करते थे जिसके डंठलें मजबूत होती थी ताकि वो बीज को ज़्यादा समय तक संभाल कर रख सके। इसके साथ ही लोग ऐसे जानवरों को प्रजनन के लिए चुना करते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जिससे उन्हें कोई खतरा नहीं होता था। लोग ऐसे ही जानवरों को चुनते थे। वह जंगल के जो जंगली शेर, लोमड़ी, हिरण ऐसे जानवरों को पालतू नहीं बनाते थे। लोग कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय ऐसे अहिंसक जानवरों को
चुनते थे, क्योंकि इनके बीमार होने की संभावना भी कम थी और ये जानवर अहिंसक भी नहीं होते थे। अब हम इन जानवरों को ध्यान से देखें तो हमें इनमें कुछ भिन्नताएं नज़र आती है। अगर हम जंगल के जानवर और पालतू जानवरों को देखेंगे तो इनमें कुछ हमें भिन्नताएं दिखती है। जो जंगली जानवर हैं उनके दांत और सींग पालतू जानवरों के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। अब हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में 2 प्रकार के दांत दिखाए गए हैं। अब इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा दांत जंगली सुअर का है और कौन सा दांत पालतू सुअर का है। हम इन दांतों को अगर ध्यान से देखें तो इससे हमें पता चलता है कि एक दांत छोटे हैं और एक प्रकार के दांत बड़े हैं। तो जो छोटे दांत हैं वह पालतू सुअर के हैं और जो बड़े दांत हैं ये जंगली सुअर के हैं, जो हमने इस पैराग्राफ में अभी पढ़ा था। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो पूरी दुनिया में बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई थी और लगभग 12,000 साल पहले ये शुरू हो गई थी। इससे पहले व्यक्ति जो था, इससे पहले मानव जो था वो शिकारी जीवन जीता था, वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, वो खानाबदोश जीवन जीता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहता था। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है उस काल में यह परिवर्तन आया कि व्यक्ति एक ही स्थान पर रहकर अब अपना कार्य करने लग गया, अपना जीवन यापन वो एक ही स्थान पर रहकर करने लग गया। तो इसी समय बसने की प्रक्रिया ने भी विकास किया। अब व्यक्ति कृषि करने लग गया, पशुपालन करने लग गया। इस समय जो व्यक्ति ने कृषि में जिन फसलों को सबसे पहले पकाया था, उगाया था, वह प्राचीन फसलें थी गेहूँ और जौ की। उसके बाद जिस पशु को उनने सबसे पहले पालतू बनाया था वह था कुत्ता, और उसके बाद उसने धीरे धीरे भेड़ बकरी आदि जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब आगे है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब इस पैराग्राफ का अर्थ है कि अगर हम कोई बीज लगाते हैं तो बीज एक दिन में नहीं लग जाता, उसे उगने में कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं। तो जब व्यक्तियों ने कृषि करना चालू करी तो उन्हें अब इनकी देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर रहना पड़ा, जिससे स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। अब व्यक्ति जब फसल लगा रहा है तो उसे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसे बीज बोने से लेकर उसकी कटाई तक का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बीच में उसे पौधों की सिंचाई भी करना पड़ती है, क्योंकि इंसान के साथ साथ पौधों को भी पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इसके साथ साथ उसमें जो जंगली घास लग जाती थी, खरपतवार लग जाती थी, उसे हटाना पड़ता था ताकि पौधों की अच्छी उन्नति, अच्छी ग्रोथ हो सके। उसके साथ साथ जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। अगर व्यक्ति पशुपालन कर रहा है तो उसे अपने जानवरों की सुरक्षा भी करनी पड़ती थी, तथा जो फसल होती थी उनको भी उन्हें जानवरों से बचाना पड़ता था। तो इसलिए व्यक्ति को अब एक ही जगह पर रहना पड़ रहा था। उसके बाद जब फसल लग जाती थी तो उसके बाद जो अनाज निकलता था उसे उसका उपयोग भी बहुत संभल कर करना पड़ता था। अब यहाँ पर दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है, इसमें लिखा गया अनाज के उपयोग। अब हम देखेंगे कि अनाज का उपयोग किन किन रूपों में किया जाता है। पहला है बीज के रूप में। अनाज का उपयोग बीज के रूप में किया जाता है। वो उसी बीज से जब अनाज लगता है तो उसमें से ही कुछ बीज निकाल कर किसान वापस खेती करने के लिए वो बीज लगा देते हैं, वो उससे उसे फिर से अनाज प्राप्त हो जाता है। दूसरा खाद्य के रूप में, अनाज से खाना बनता है। तीसरा उपहार के रूप में। प्राचीन समय में लेन देन के लिए मुद्रा नहीं थी तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जिसमें एक इस चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी। मतलब एक अनाज के बदले दूसरा अनाज दिया जाता था। जैसे कि गेहूँ के बदले जौ दे दी या फिर जौ के बदले गेहूँ दे दिए। इस तरीके से लोगों का आदान प्रदान चलता रहता था। तीसरा भंडारण के लिए। जब व्यक्ति प्राचीन समय में अपने बुरे वक्त के लिए भंडार स्टोरेज करके रखता था तो इस रूप में भी बीज का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। जब व्यक्तियों को लगा कि अनाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसका हम भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं तो बीज के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। उसे बचाए रखने के लिए लोगों के मन में फिर भंडारण की बात आई। उन्होंने उसे फिर भंडार करना शुरू कर दिया। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। जब व्यक्तियों को उसके भंडारण की समस्या आई तो इससे निपटने के लिए व्यक्तियों ने फिर भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर उन्हें ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे, जिससे ज़्यादा समय तक अच्छा रहे। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है
क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध घी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो इसकी हेडिंग से पता ही चलता है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। अगर इसको हम अच्छे तरीके से समझे तो जो जानवर है उन जानवरों में जब प्रजनन होता है तो उससे और जानवर पैदा होते हैं, इससे जानवरों की संख्या बढ़ती है। जानवरों की संख्या बढ़ने से यह फायदा होता है कि इससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है, घी की मात्रा बढ़ जाती है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ जानवरों से मांस भी प्राप्त हो जाता था जो कि एक अच्छा भोजन का स्रोत माना जाता है। तो इस तरीके से जानवर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी थे क्योंकि वो व्यक्ति के लिए चलते फिरते खाद्य भंडार थे। अब यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है और आज के समय में जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों का प्रयोग हम यातायात में भी करते हैं, खेती में भी करते हैं। ये कुछ कारण आपको लिखने हैं। और जो दूसरे प्रश्न का जवाब है कि आज जानवरों का उपयोग खेती में वो यातायात सामान को इधर से उधर ले जाने में होता है। अब आगे है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। अब हमें मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 पर देखना है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। जब हम मानचित्र 2 को देखते हैं तो वहाँ पे हमें नीले वर्ग दिख रहे हैं। ये जो नीले वर्ग हैं ये उन जगहों को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, जो साइन दिख रहे हैं, ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं और यहीं से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, मतलब पश्चिम उत्तर दिशा में जो मेहरगढ़, बुर्जहोम यह क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, यहाँ पे पूर्वी तथा दक्षिण भारत में जो क्षेत्र पाए गए वह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, यहाँ नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भाग में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इस बारे में वैज्ञानिक जांच करते हैं। वो इस जांच के लिए पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। यहाँ से सबसे रोचक बात वह थी कि यहाँ से जो जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं उससे इस बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसा लगता है कि जो ये अनाज के दाने हैं जो जल गए हैं उन्हें या तो गलती से जल गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस चीज़ से हमें सबसे बड़ी जानकारी यह मिल सकती है कि उस समय के लोग किस किस अनाज की खेती करते थे। इससे और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें कुछ ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो व्यक्ति स्थायी जीवन की ओर किस तरीके से बढ़ा? पुरातत्वविदों को जो पुरा स्थलों पर जो झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन घरों को गर्तवास कहा जाता था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यह घर उन्हें ठंड के मौसम में कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। पुरातत्वविदों को इन घरों के अंदर व बाहर दोनों तरफ आग जलाने की सुविधा मिली है। आग जलाने के अवशेष मिले हैं। इसका प्रयोग शायद वह अलग अलग मौसम में अंदर या बाहर खाना बनाने के लिए करते होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न एक्टिविटी दी हुई है, एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तुम्हें यहाँ पर एक गर्तवास का चित्र बनाना है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उन पर पाली चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था।
आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन औजारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें यह पता चलता है कि ये जो औजार हैं यह पूरा पाषाण कालीन औजारों से भिन्न है, उनसे अलग है। तो ये औजार किस काल के हैं? ये औजार हैं नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल के औजारों को और देखेंगे तो इसे पता चलता है कि यहाँ की जो धार है, इन औजारों की जो धार है वो अधिक नुकीली है। अधिक पेना बनाने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। और इस समय भी, वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो यह जो ओखली मुसल है ये लगभग हजारों सालों से प्रयोग में आता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पर जो नीचे चित्र दिए हुए हैं ये नवपाषाण काल के उपकरणों के दिए हैं। मतलब ये औजार जो है ये नवपाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे लगाए जा सकते थे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई नवपाषाण काल के पूरा स्थलों से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रारंभ में व्यक्ति इन मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए करता था। बाद में इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाने लगा। अब यहाँ पर जो चावल, गेहूं और जो दलहन थे वो भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और साथ ही साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लग गए थे। कपड़े बुनने के लिए लोग कपास का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे कपास की खेती भी प्रारंभ हो गई थी। यहाँ पर बाई तरफ एक चित्र दिया गया है। यह एक घड़े का चित्र दिया गया है जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था उस समय। इस पे यहाँ पे एक प्रश्न भी दिया गया है, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अब आगे लिखा है, क्या ये परिवर्तन हर जगह पर एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक अदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो जो ये परिवर्तन थे ये सभी परिवर्तन एक साथ नहीं आ गए थे। जहाँ हम एक हिस्से में देखते हैं कि यहाँ व्यक्ति अभी भी आदि मानवों के तरीके का जीवन जीता था, जहाँ वो शिकार करता था, वो खाद्य संग्रह अभी भी कर रहा था। लेकिन उसी जगह उसी समय पर हम ये दूसरी जगह देखते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति ने अब कृषि व पशुपालन सीख लिया था। अब व्यक्ति ने अपना विकास कर लिया था। तो किसी और हिस्से में हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और मौसम के अनुसार अपनी जीविका बदल रहा है। अब आगे है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2/13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब हमें मानचित्र 2 पर मेहरगढ़ ढूंढना है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। तो अब मानचित्र 2 पर हमें मेहरगढ़ ढूंढना है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ता है। जो मेहरगढ़ है यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले व्यक्ति ने भोजन उत्पादन, कृषि करना और पशुपालन करना शुरू किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में कुछ घर भी मिले हैं। ये घर चौकोर शेप में बनाए जाते थे, मतलब स्क्वायर शेप में बनाए जाते थे। वो उसमें 4 या इससे ज्यादा कमरे होते थे। यह सभी सेम साइज के लगभग कमरे हुआ करते थे। इनमें से कुछ कमरों का उपयोग स्टोरेज के लिए भी किया जाता था, मतलब खाद्य संग्रह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, भंडारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें बाई तरफ एक चित्र दिया हुआ है। यह चित्र मेहरगढ़ का एक घर का चित्र है। इस चित्र में जैसे घर दिख रहे हैं उस समय ऐसे ही घर मेहरगढ़ में बनाए जाते थे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर में क्या क्या समानता है, अब हमें इस घर में और अपने इस समय के घर में दोनों में समानताएं बतानी है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्रों में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो उस समय के लोगों में यह धारणा थी कि व्यक्ति के मरने के बाद भी जीवन होता है, मतलब मृत्यु के बाद भी उसका परलोक में कहीं ना कहीं जीवन होता होगा। तो इसीलिए उसके परिवार वाले परलोक में उसके मृत्यु के बाद के जीवन के लिए उसके साथ कुछ खाना रख देते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है जिस कब्र में व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। यह बकरी शायद से उसके परलोक के लिए रखी गई थी ताकि आगे चलकर वो इसे खा सके। अब यह जो चित्र दिख रहा है इसमें व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया है।
यह मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अब आगे है अन्यत्र, फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। अब यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है यह चित्रकारी फ्रांस की एक गुफा का है। अब यह जो चित्र दिख रहा है यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है जिसमें इस तरीके की चित्रकारी की गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। आपके पास जो एटलस की बुक होगी अब उसमें हमें फ्रांस ढूंढना है। फ्रांस यूरोप में आसानी से मिल जाएगा। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यह जो चित्र दिया गया है यह फ्रांस की एक गुफा का है। इस गुफा की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने करी थी। वहाँ की स्कूली छात्रा इसी प्राचीन सभ्यताओं, इसे प्राचीन विरासतों की खोज कर रहा है और यहाँ के स्कूली छात्र इस समय सिर्फ मोबाइल में ही लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि जब इस गुफा की खोज करी गई तो यहाँ पर जो चित्र मिले वो लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के थे। इसमें कई जानवरों के चित्र थे जैसे कि गेंडा, घोड़ा, भैंस, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअर। इनके चित्र थे जिन्हें गहरे चमकीले रंगों से रंगा गया था। इन रंगों को लोहा अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये जो रंग बनाए जाते थे वह लोहा अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए जाते थे। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो जो ये चित्र बनाए जाते थे यह चित्र किसी उत्सव के लिए बनाए जाते थे या फिर जब व्यक्ति या ग्रुप जो होता था उनका जो समूह होता था वह जब शिकार के लिए निकलते थे तो इस तरीके के चित्र बनाए जाते थे। यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया गया है, क्या तुम इसे बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? अब आगे है एक नवपाषाणिक पूरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। अब हमें अपने एटलस में तुर्की ढूंढना है। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक चाताल युग तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सिपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो जो तुर्की है, तुर्की में एक नवपाषाण स्थल मिला है। उस स्थल का नाम है चताल युग। यहाँ से दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, जैसे कि सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, तो लाल सागर की कोड़ियाँ लाई जाती थी, भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। उस समय पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए जो यातायात के साधन थे वह था कि व्यक्ति खुद ही सामान लेकर आता था या फिर वो जानवरों की पीठ पर सामान रखकर लाते थे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का उपयोग क्यों होता था, उनका क्या उपयोग था? अब उपयोगी शब्द। अब इस पार्ट में जो उपयोगी शब्द हैं वो देखेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह, इसमें पहला शब्द है आखेटक खाद्य संग्रह। तो हमने पाठ में ही पढ़ा है कि आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता है। आखेटक मतलब जो शिकार करता है और खाद्य संग्रह मतलब जो खाने का संग्रह करता था। पूरा स्थल भी किसे कहा जाता है? पूरा स्थल वो स्थल है जहाँ से औजार, बर्तन आदि चीज़ें मिलती थी। उद्योग स्थल जहाँ पे उद्योग होता था। आवासीय स्थल, रहने के स्थान को आवासीय स्थल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल जो मानव सभ्यता का पहला काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल, जिस काल में व्यक्ति ने पशुपालन सीख लिया, जिस काल में उसने कृषि सीख रहा था, मतलब उस समय अनाज उगना शुरू हो गए थे लेकिन व्यक्ति उसे नहीं उगा रहा था, वो जमीन में मतलब वो नेचर में प्राकृतिक रूप से ही उग रहे थे। लघु पाषाण काल, जिसमें लघु पाषाणों का उपयोग किया गया, छोटे छोटे अस्त्रों का उपयोग किया गया, उसे लघु पाषाण काल कहते हैं। कृषक, खेती करने वाला कृषक। पशुपालक, पशुओं का पालन करने वाला पशुपालक होता है। नवपाषाण युग, जो मानव सभ्यता का जो नया युग था, जो पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल से अलग था, जिसमें व्यक्ति ने पहिए का आविष्कार करा, आग का आविष्कार तो लगभग कर ही लिया था और साथ ही साथ पशुपालन सीख गया था, स्थायी जीवन जीने लग गया था, खेती करना सीख गया था। यह नवपाषाण काल युग है। इस समय व्यक्ति ने जो औजार बनाए थे वो अधिक नुकीले होते थे, चमकीले होते थे। कब्र, जब व्यक्ति को दफनाया जाता था, मरने के बाद जब उसे दफनाते थे तो उस चीज़ को कब्र कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया है, कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। अब तुम्हें सोचना है कि अभी तुम 12,000 साल पहले आ गए हो और एक पत्थर की गुफा में रह रहे हो। पृष्ठ 14 पर देखो, जैसी गुफा पृष्ठ 14 पर दी गई है। तुम्हारे मामा गुफा की भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। अब जो तुम्हारे मामा जी हैं वह भीतरी गुफा पर एक चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। अब तुम्हारा भी मन कर रहा है कि तुम उनकी सहायता करो। अब तुम्हारे पास सवाल यह है कि तुम उनकी सहायता क्या करोगे? क्या तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? अब तुम्हें यह चीज़ चुननी है कि तुम अपने मामा की सहायता किस प्रकार से कर सकते हो। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे और अब तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले तक था। जो मध्य पाषाण युग था ये 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ, लगभग 12,000 साल पहले व्यक्ति ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ करा था। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले।
मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले। तो दोस्तों, हमने कक्षा 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 2 पढ़ लिया है, जिसका नाम था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आशा है आपको जितनी भी चीजें समझाई वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आप इसका रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको और आसानी से और अच्छे से समझ पड़ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसका अध्याय 3 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।